हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग ऊर्जा के स्रोत पढ़ने वाले हैं और उसमें भी सबसे पहले शुरू करेंगे अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। कुछ बच्चे न्यू होंगे इस चैनल पर। मैं बता दूं कि अगर आप यूपीपीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंप्लीट जीएस सेक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा और ये क्लास डेली 1 बजे आती है। चैनल पर विजिट करेंगे, आपको क्लास आसानी से मिल जाएगी क्योंकि प्लेलिस्ट बनी हुई है। और इसके साथ साथ जो भी बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं मेरे साथ, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ स्टार्ट कर दी हूँ 2024 एग्ज़ाम के लिए, जो कि यूपीपीसीएस प्री वाला होने वाला है। और इसके साथ साथ अभी बहुत जल्दी मैं टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक प्रकार की ऊर्जा के वे स्रोत हैं जो एक बार अगर खत्म हो गए तो दोबारा उपभोग में नहीं लाए जा सकते। जीवाश्म ईंधन की खोज के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण खनिज ऊर्जा के स्रोतों में से एक होते हैं और ये ऊर्जा संसाधन सीमित हैं इसी वजह से तो ख़त्म होने के बाद ये दोबारा हम इनका उपभोग नहीं कर पाएंगे। और सीमित होने का अर्थ ये है कि ये अनवीकरणीय संसाधनों और एक बार उपभोग कर लिए जाने के बाद ये समाप्त हो जाएंगे। और जीवाश्म ईंधन की बात करें तो ये कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं, कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस। और विश्व भर में 90% ऊर्जा उपभोग करने के लिए यही स्रोत हैं, ये जिनको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जीवाश्म ईंधन सबसे पहले समझिए। देखिए, बहुत सालों पहले, अब बात करें प्रागैतिहासिक काल की, तब क्या होता है, बहुत से पौधे, बहुत से सूक्ष्म जीव और बहुत से जंतु पृथ्वी में रह गए, जिनके अवशेष ही क्या बन गए? जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन पौधों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित करके पिछले भूवैज्ञानिक समय के दौरान निर्मित हुए थे। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। ये उन प्रागैतिहासिक काल में पाए जाने वाले पौधों, जंतुओं और सूक्ष्मजीवी प्राणियों के अवशेष हैं जो लाखों वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर पाए जाते थे। तो लाखों वर्ष पूर्व ये पाए जाते थे और बाद में इनका अब हम लोग उपयोग कैसे कर रहे हैं? ऊर्जा के स्रोत के रूप में कर रहे हैं। अब इन्हीं में हम आगे पढ़ेंगे कोयला के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में। तो कोयला के बारे में जान लीजिए। कोयला पौधे एवं वनस्पतियों के पृथ्वी के दबने के कारण निर्मित हुए। तो पृथ्वी में जैसा कि बताया लाखों वर्ष पूर्व जीव जंतु और इनकी वजह से क्या हुआ, जब ये दब गए तो जीवाश्म ईंधन बना। उसी में कोयला क्या हुआ, पौधे और वनस्पति पृथ्वी में जब दब गए तो कोयले का निर्माण हुआ। बहिर्स्थान या बाहर की तरफ एक स्थान के अपवाह, जिसमें उन्हें तलछटों के भंडारों द्वारा ढक करके निर्मित हुआ था। कोयला ठोस जीवाश्मी ईंधन है और प्राथमिक रूप से कार्बन की अवसादी चट्टानों से बना होता है। कोयले की 3 मूलभूत श्रेणियां हैं। कौन कौन सी हैं? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये याद रखना है। पहली तो लिग्नाइट, दूसरा है बिटुमिनस और तीसरा है एंथ्रेसाइट। जो लिग्नाइट होता है ये भूरा कोयला होता है। सॉफ्ट कोयले में बिटुमिनस आता है और एंथ्रेसाइट एक तरह का कठोर कोयला है। ऊष्मा की मात्रा के आधार पर एंथ्रेसाइट कोयले में सर्वाधिक ऊष्मा और जो लिग्नाइट कैटेगरी का है ये कोयला, इसमें सबसे कम ऊष्मा उत्पन्न होती है। कोयले में सल्फर की मात्रा भी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि कम सल्फर मात्रा वाले कोयले को जलाने से कम सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, इसलिए यह वैद्युत संयंत्रों के लिए ईंधन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त ईंधन है। तो ये हो गई कोयले की बात। अब बात करेंगे पेट्रोलियम या फिर खनिज तेल की। पेट्रोलियम या खनिज तेल की बात करेंगे तो ये कच्चा तेल होता है और गाढ़ा गहरे रंग का तरल होता है, जिसमें हजारों दहनकारी हाइड्रोकार्बनों के मिश्रण के साथ साथ थोड़ी मात्रा में सल्फर भी होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन की अशुद्धियाँ मिली रहती हैं। अब इस तेल को पारंपरिक तेल या हल्के तेल के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पारंपरिक तेल पूछा जाएगा तो अब आप समझ जाएंगे किस तेल की बात हो रही है। कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैसों के जो भंडार हैं अक्सर समुद्र की तली अर्थात समुद्री अधस्थल के नीचे या फिर भूमि पर पृथ्वी की परपटी पर एक साथ पाए जाते हैं। इसके निष्कर्षण के बाद कच्चे तेल को पाइपलाइन और ट्रकों या जैसे तेल टैंकर हो गए जहाज़ों में, इनके द्वारा रिफाइनरी में भेज दिया जाता है। रिफाइनरी का काम क्या है? रिफाइन करेंगे। रिफाइनरी में तेल को गर्म करते हैं एवं उसके जो विभिन्न घटक हैं उनको पृथक करने के लिए विभिन्न क्वथनांक बिंदुओं पर आस्वित करते हैं। और अगर आपने हाई स्कूल तक ढंग से पढ़ा हुआ है तो साइंस में आपने आसवन विधि पढ़ी होगी। तो अलग अलग क्वथनांक पे इनको गर्म किया जाता है। इसके महत्वपूर्ण घटक हैं जैसे कि गैस, गैसोलीन, हवाई जहाज में काम आने वाला ईंधन, कैरोसिन, डीजल तेल, नफ्था, ग्रीस एवं मोम और एस्फॉल्ट। तेल के आसवन से प्राप्त कुछ उत्पादों में आप देखेंगे पेट्रो रसायन भी कहा जाता है इनको, जिसमें
पीड़कनाशकों, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशों, पेंट और औषधियाँ इत्यादि बनाने के लिए कच्चे माल में इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करेंगे प्राकृतिक गैस की। प्राकृतिक गैस क्या है? ये मुख्यतः मीथेन से बनी होती है। सबसे पहली बात तो यही याद रखना है, जो अक्सर कच्चे तेल के कुंडों के ऊपर पाई जाती है। प्राकृतिक गैस, अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कहाँ पाई जाती है, प्रश्न इससे पूछा भी गया है, ठीक है। अब याद रखिए कि प्राकृतिक गैस में 50 से 90% तक का जो आयतन है वो मीथेन का मिश्रण है, और मीथेन CH4 को बोलते हैं, जो एक साधारण हाइड्रोकार्बन है। इनमें कुछ मात्रा में भारी गैसी हाइड्रोकार्बन जैसे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, और थोड़ी सी मात्रा में अत्यधिक विषैली हाइड्रोकार्बन होती है सल्फाइड गैस, ये भी पाई जाती है। पारंपरिक प्राकृतिक गैस की जब बात करेंगे तो ये अधिकतर कच्चे तेल के कुंडों के ऊपर पाई जाती है, और इन भंडारों को केवल पाइपलाइनों द्वारा ही लाया जाता है। लेकिन प्राकृतिक गैस जो इस तेल के साथ बाहर आती है अक्सर एक अवांछित उत्पाद की तरह मानी जाती है और इसे जला दिया जाता है। तेल के साथ निकाली गई प्राकृतिक गैस का जलना एक प्रकार से बहुमूल्य ऊर्जा संसाधन को बर्बाद करना है, और इसके जलने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से हमारे लिए हार्मफुल है या पूरे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, और काफ़ी फैक्ट्स मैंने इसमें पढ़ाए हैं, जैसे कि हरित गृह प्रभाव में पढ़ा चुकी हूँ। लेकिन बाद में इस गैस को संसाधित किया जा सकता है, और इसे पाइपों के द्वारा संघनित करके सिलेंडरों में भरकर उपभोक्ताओं को उपयोग के लिए भेज दिया जाता है। इस गैस का उपयोग पेट्रो रसायन और उर्वरकों के उत्पादन में भी किया जाता है। यह है प्राकृतिक गैस। अब गैर पारंपरिक प्राकृतिक गैस क्या होती है? अन्य भूमिगत जलाशयों में स्वयं पाई जाती है, और इसी कारण से इस प्रकार के गैर पारंपरिक स्रोतों से प्राकृतिक गैस निकालना काफ़ी महंगा पड़ता है। परंतु तकनीकों के विकसित होने के कारण गैसों का निष्कर्षण मितव्ययी हो गया, अब आसानी से किया जा सकता है। जब प्राकृतिक गैस क्षेत्र को खोदा जाता है तो प्रोपेन, ब्यूटेन जैसी गैसें हैं जो कि प्राकृतिक गैस में पाई जाती हैं और द्रव अवस्था में होती हैं। इसे क्या बोलते हैं? LPG। अब LPG का फुल फॉर्म याद रखिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, और ये इसी फॉर्म में निकाली जाती है। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG को दबाव डालने वाले टैंकों, सिलेंडरों, इनमें एकत्रित करने के लिए खाना पकाने के लिए जो गैस है इसके रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और बहुत कम तापमान पर जो प्राकृतिक गैस है ये तरल प्राकृतिक गैस के रूप में बदल जाती है। बहुत ही अधिक ज्वलनशील द्रव है ये, और इसे अन्य देशों में रेफ्रिजरेटेड टैंकरों द्वारा भेजा जाता है। प्राकृतिक गैस का उत्पादन और उपभोग की मांग भारत में औद्योगिक एवं घरेलू प्रयोग के कारण बढ़ती जा रही है। गैस को संसाधित करने के बाद पाइपों और सिलेंडरों में संपीड़ित करके उपभोक्ताओं के प्रयोग हेतु इसे भेज दिया जाता है। आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि इन्वायरमेंट से काफ़ी क्वेश्चन UP PCS एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और ये बहुत इजी प्रश्न होते हैं जो अक्सर करके बार बार पूछे जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन तो रिपीट भी होते हैं। तो ये फैक्ट्स आप आसानी से पढ़ करके जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं वो हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपके गलत ना हो इन्वायरमेंट से, तो ये टॉपिक भी आप साथ में करते रहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी आप पढ़ ही रहे हैं, साइंस मेरे साथ पढ़ ही रहे हैं, लेकिन अदर सब्जेक्ट पर भी उतना ही फोकस रखिए जहाँ पर आप कम समय में पढ़ करके ज़्यादा क्वेश्चन आप करेक्ट कर सकते हो। तो नाभिकीय ऊर्जा के स्रोत पढ़ने जा रहे हैं अब हम लोग। नाभिकीय ऊर्जा स्रोत की जब बात करते हैं तो ये परमाणविक केंद्रक की ऊर्जा होती है। रेडियो एक्टिव खनिजों को नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उच्च तकनीकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। रेडियो एक्टिव खनिज को जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयोग करते हैं, और अन्य खनिजों की ही तरह रेडियो एक्टिव खनिजों के अयस्कों की मात्रा निश्चित और सीमित है, जबकि रेडियो एक्टिव खनिजों की बहुत ही छोटी मात्रा अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि नाभिकीय ऊर्जा जो उत्पन्न की जाती है इनमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे नाभिकीय विखंडन के बारे में। अब ये नाभिकीय विखंडन क्या है? इस प्रक्रिया में देखेंगे यूरेनियम और प्लूटोनियम नामक जो भारी परमाणु हैं इनके नाभिकों को छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित किया जाता है, जिससे अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। तो एक तो प्रक्रिया हो गई नाभिकीय विखंडन, जबकि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में क्या होंगे? छोटे छोटे नाभिक होंगे, और इन छोटे नाभिकों को जोड़ करके ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। कैसे? तो समझिए, इस प्रक्रिया में छोटे नाभिक जैसे हाइड्रोजन के उन समस्थानिकों जिनके नाम ड्यूटेरियम और टाइट्रियम हैं, इनको संलयित करके एक साथ जोड़कर भारी नाभिक के रूप में बनाया जाता है, तब भी बड़ी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। नाभिकीय विखंडन में देखेंगे रेडियो एक्टिव खनिज जिनके विखंडन द्वारा नाभिकीय ऊर्जा का निर्माण होता है, संभवतः
अनवीकरणीय वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में मान्यता मिल सकती है, क्योंकि यह एक अयस्क से प्राप्त होती है जो सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, और नाभिकीय विखंडन पाया जाता है जो कि अस्थायी होता है और विखंडित या टूटने पर ऊर्जा भी मुक्त करता है। जब कभी भी यूरेनियम के नाभिक पर एक न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं, वे नवनिर्मित न्यूट्रॉन के अन्य परमाणुओं पर प्रहार करके एक श्रृंखला अभिक्रिया का निर्माण करते जाते हैं और इस प्रकार ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों में हमने अनवीकरणीय ऊर्जा पढ़ी, लेकिन अब पढ़ना है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत दो प्रकार से क्लासिफाई करे गए हैं, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और लंबे समय तक प्रयोग में लाए जाते रहे हैं। जो गैर परंपरागत हैं ये सामान्य रूप से व्यवहार में लाए जाने वाले ऊर्जा स्रोतों के अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत होते हैं। देखिए, ऊर्जा के स्रोतों में ये देखिए परंपरागत और गैर पारंपरिक जो ऊर्जा संसाधन है इनके बारे में डिफरेंस दिया गया है, उनको देखेंगे। तो परंपरागत जो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत अभी हमने इनके बारे में पढ़ा है, और परंपरागत जो नवीकरणीय ऊर्जा है इनमें देखेंगे डिफरेंस। तो अधिकांश जीवाश्म ईंधन भूमि के भीतर पाए जाते हैं परंपरागत अनवीकरणीय ऊर्जा में। इसमें उदाहरण क्या था? कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस। लेकिन जो परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा है ये भूमि के ऊपर जीवाश्म ईंधन के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि लकड़ी, गोबर, कृषि, वनस्पति अपशिष्ट हो गए, लकड़ी का चारकोल है आदि इनके उदाहरण हो जाएंगे। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो है इसमें कौन कौन से आ जाएंगे ऊर्जा के स्रोत? सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और जैव ऊर्जा के साथ साथ ज्वारीय ऊर्जा और जैव ईंधन। अधिकांशतः जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में आप देखेंगे सूर्य या सौर ऊर्जा पर ही निर्भर होते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में सूर्य का प्रकाश, पवन, जल या फिर बायोमास, ठीक है, पशु अपशिष्ट, फसलों के अवशेष, कृषि अपशिष्ट, शहरों एवं नगरों का जैविक कचरा भी इसमें शामिल होता है। सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा सोलर एनर्जी कहलाएगी, सौर ऊर्जा कहलाएगी, और पानी से जो ऊर्जा पैदा की जाएगी वो जल ऊर्जा कहलाएगी अर्थात हाइडल एनर्जी कहलाएगी। भूमिगत गर्म सूखे पत्थरों, मैग्ना, गर्म पानी के झरने, प्राकृतिक गीजर से उत्पन्न ऊर्जा को क्या बोलते हैं? जियोथर्मल अर्थात भूतापीय ऊर्जा बोलते हैं। और टाइडल एनर्जी क्या है? ज्वारीय ऊर्जा, जो समुद्र और महासागरों की लहरों या फिर ज्वार भाटा से जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है वो क्या कहलाएगी? टाइडल एनर्जी कहलाएगी। जिस प्रकार हमने अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत समझे कि वो एक सीमित संसाधन है, एक समय के बाद खत्म हो जाएंगे, दोबारा हम उनका उपभोग नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार जो नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है ये समाप्त न होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। अक्षय ऊर्जा स्रोतों को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसे ऊर्जा स्रोत जो बिना समाप्त हुए इस्तेमाल किए जा सकते हों। इनमें से अधिकांश स्रोत प्रदूषण मुक्त भी होते हैं और कुछ का प्रयोग सभी जगहों पर कर सकते हैं। ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत गैर परंपरागत या फिर अक्षय या वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत भी कहलाते हैं। और इस प्रकार की ऊर्जा के स्रोत अभी हम लोगों ने पढ़े, सौर ऊर्जा हो गई, बहता पानी, पवन, हाइड्रोजन, भूतापीय ऊर्जा, ये सारे किस में आ जाएंगे? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में। बायोमास सबसे पहले इसमें समझेंगे। बायोमास ऊर्जा मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला प्राचीनतम ईंधन है। हमारे पूर्वज लकड़ियों को जला करके गुफा में रहा करते थे। बायोमास एक प्रकार का आप देखेंगे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जो वनस्पति या फिर पशुओं के जो अपशिष्ट होते हैं उनसे ये ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। और बायोमास से जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने जैविक परमाणुओं के रासायनिक बंधों के टूटने या फिर जलने से होता है। इस प्रकार बायोमास सौर ऊर्जा के अप्रत्यक्ष रूप को दर्शाता है। बायोमास ईंधनों का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से होता है अथवा इन्हें और भी सरल रूप से बदल कर इस्तेमाल किया जा सकता है। बायोमास विभिन्न स्रोतों में पाया जाता है, जैसे कि लकड़ी के उद्योग हो गए और उनके सह उत्पाद, कृषि की फसलें हो गई उनके सह उत्पाद हो गए, वनों से प्राप्त कच्चा माल है, घरेलू कचरों का एक बड़ा हिस्सा भी इसमें आएगा, लकड़ी आदि के प्रमुख रूप से भी इसमें शामिल किए जाते हैं जो लकड़ी के भी अपशिष्ट हो गए। बायोमास का प्रयोग गैसीय ईंधन बनाने के लिए किया जा सकता है और इस प्रक्रिया को गैसिफिकेशन कहते हैं। तो बायोमास का गैसीय ईंधन बनाने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा? गैसिफिकेशन। आसवन द्वारा बायोमास को अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है, तब इसे तरल बायो ईंधन कहा जाता है। तो गैसिफिकेशन क्या है? जब गैसीय ईंधन में बदला जाएगा। और तरल बायो ईंधन क्या है? जब बायोमास को अल्कोहल में परिवर्तित किया जाएगा। तो ये हो गया बायोमास। तो हमने आज समझा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के बारे में। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो हर बार इस टॉपिक से प्रश्न पूछा ही गया है, इसलिए टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए और अपने जो भी सुझाव हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताते रहिए। ऐसे ही और टॉपिक के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।